नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, काफ़ी सारे विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है कि भारत देश को और ऐसे कई सारे राष्ट्रों को यानी भारत राष्ट्र एक है, इसके सिवा और कई राष्ट्रों को खत्म करने का जो खत्म करने के लिए जो योजना बनाई गई है और उसका एक विस्तृत स्वरूप जो है, उसकी हमें जानकारी मिल चुकी है। उसका हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आप भी ज़रूर ये वीडियो पूरा देखकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह की डिज़ाइन है, ये किस तरह का प्लान है, किस तरह की योजना है और आप ज़रूर इस योजना के बारे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस विषय में, वो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएँ ताकि हमें भी अपने दर्शकों की राय मालूम हो सके। देखिए, कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं, जिनका सबसे पहला टारगेट भारत है। ये जो भी शक्तियाँ हैं, जिसमें चाइना हो सकता है, पाकिस्तान, आईएसआई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और कई सारे छोटे-मोटे अड़ोस-पड़ोस के जो मुल्क हैं, देश हैं और इस तरह की जो शक्तियाँ हैं, ये किस तरह से काम करती हैं, ये डायरेक्ट पिक्चर में नहीं आते। ये जो है, इनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इंटरनल इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, उन्हें यूज़ करती है। इनके जो यहाँ पर भारत में जो एम्बेसीज़ हैं या कॉन्सुलेट्स हैं, उनका उनके अंदर उनका इंटेलिजेंस का स्टाफ नियुक्त होता है किसी न किसी तरीके से, जो यहाँ से जानकारी इकट्ठा करके वहाँ पे एन्क्रिप्ट करके भेजता है एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, जैसे कि वो पकड़े नहीं जाए। ऐसे कई आपने किस्से सुने होंगे कि कुछ किसी न किसी को एजेंट को पकड़ा गया है, जो कि किसी कॉन्सुलेट में काम कर रहा था, वो भारत में हो चाहे किसी देश में हो। तो इस तरह के ये सब घटनाक्रम चलता रहता है। इसे ये सब कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं यानी अंडरग्राउंड, ये कोई भी चीज़ ओपन नहीं रहती है। तो उसी तरह से भारत और भारत के जैसे राष्ट्रों को खत्म करने के लिए जो योजना बनाई गई है, इसके बारे में हमने जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट से चर्चा की, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से चर्चा की, लीगल एक्सपर्ट से चर्चा की, उसका पूरा निचोड़ आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये इस प्रकार की जानकारी मिली कि अगर आपको किसी भी देश को खत्म करना है, तो आज के तारीख में आज सभी न्यूक्लियर पावर्स हैं, यानी अणु शक्ति सभी के पास है और आप किसी के ऊपर भी आक्रमण नहीं कर सकते। जबकि अगर आपको याद होगा कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी, उस समय भी पाकिस्तान ने सीधा हमला नहीं किया था, सीधा आक्रमण नहीं किया था। उन्होंने सिविल प्लेन क्लोथ्स में वहां के मिलिट्री को भेजा था, जिन्होंने कश्मीर में अतिक्रमण किया, हमला किया, आक्रमण किया था। ये तो 1947 यानी आज से कम हम 60-70 साल पहले की बात बता रहे हैं, यानी 74 साल हो गए, 74 ईयर्स। तो आज तो बिल्कुल हमला करके, आक्रमण करके और अतिक्रमण करना या कब्जा करना, ये बहुत ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन जैसा काम है। तो किसी देश को खत्म करना हो तो उसे अंदर से खत्म करने की जरूरत है। बाहर से अगर आप खत्म करना चाहते हो तो उसकी जो सेना है, उसकी जो आर्म फोर्सेज हैं, उन्हें खत्म करना पड़ेगा। वो बहुत ही मुश्किल है। तो उन्हें खत्म करने के लिए या तो उनका अनाज पानी बंद करना पड़ेगा, वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि भारत की आबादी इतनी है, इन हाउस प्रोडक्शन इतना है अनाज वगैरह का कि वो पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर आप दूसरा एक पहलू ढूंढेंगे तो उनके हथियार हथियार आते हैं पैसे के दम पे। तो जितनी जनता यहाँ पर है और जिस तरह का इकोनॉमी है भारत की, इकोनॉमी जिस स्वरूप की है, उसमें गवर्नमेंट को कहीं पैसे की कमी नहीं पड़ती, काफी सारे टैक्स के स्वरूप में पैसे जाते हैं। तो वो पैसे होने के बाद वो हथियार कहीं ना कहीं से खरीद लेते हैं किसी न किसी देश से, तो वो हथियार का सप्लाई होना भी लगभग नामुमकिन जैसी बात है, क्योंकि रशिया ने नहीं दिए तो कोई और देश दे देता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, तो ये सब चीजें मिल जाती हैं, वो चाहे एरोप्लेन्स हो, फाइटर प्लेन्स हो, सब कुछ चीजें उपलब्ध हो जाती है। तो अब इसे कैसे कमजोर किया जाए? तो देखिए, ये जो काम करने वाले हैं वो सिर्फ किसी देश को खत्म या किसी राष्ट्र को खत्म नहीं करना चाहेंगे, उसमें से उनका फायदा भी वो देखेंगे। ये जो भी शक्तियां हैं, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो फायदा भी उनको मिलता है और किस स्वरूप में वो भी आपको बताते हैं। और वो टेक्निक कौन सी यूज करते हैं, मोडस ऑपरेंडी, उनका तरीका क्या होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो भी शक्तियां हैं, ये देश के अंदर अस्थिरता लाने के लिए टेररिस्ट ऑपरेशन करते हैं, यानी आतंकवादी हमले। आतंकवादी हमले आपको मालूम होगा, जैसे मुंबई में हुआ था, कश्मीर में कई सारे हुए, दिल्ली में हो चुके हैं। आज की खबर है, दिल्ली में पुलिस जो है वो फुल अलर्ट पर है क्योंकि दिवाली का सीजन चल रहा है।
इसमें जो भी अगर उन्हें कुछ जानकारी मिली हुई होगी तो उसे ऐसे किसी भी टेररिस्ट अटैक को यानी आतंकवादी हमले को प्रिवेंट करने के पोजीशन में वो पूरी तरह से तैयार है। तो इस तरह के जो हमले ये लोग करके और एक दहशत फैला देते हैं जिससे कि देश के जो आर्थिक तंत्र है, जो इकोनॉमिक बैलेंस है, उस पर फर्क पड़ जाए। तो लोग जो हैं वो डर में दहशत में आ जाए, ऑफिस जाना बंद कर दे, उनकी मेंटालिटी पर इफेक्ट करने का वो एक काम है। लेकिन माफ कीजिए, ये सब करने के लिए उन्हें पैसा कहाँ से आता है? अब उन्हें आय तो चाहिए। तो आय के लिए वो क्या करते हैं? नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, तिब्बत बॉर्डर हुआ, ये सभी रास्तों से या फिर बाय सी यानी समुंदर के रास्ते से यहाँ पर वो ड्रग्स भिजवाते हैं। ड्रग्स कौन से? नार्कोटिक्स, जो कि जिससे उनके 2-3 काम एक साथ हो जाते हैं। एक तो देश की पीढ़ी, युवा पीढ़ी, उसका सत्यानाश कर देते हैं। आपने पिक्चर शायद देखी होगी उड़ता पंजाब। तो जिस तरह से पंजाब की हालत उस समय कर दी गई थी, क्योंकि वो तो पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान का, तो इस तरह से ये जो चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, जो जो चीजें हो सकती है वो वहां भेज करके और वहां की युवा पीढ़ी को लत लगाने की कोशिश करते हैं। यानी फिर यही होगा कि अगर युवा पीढ़ी नष्ट हो रही है या नष्ट हो गई तो वहां की जो सेना है, आर्म फोर्सेज है, वो वीक हो जाएंगे, ज्यादा लोग भर्ती नहीं हो पाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, मैन पावर कम हो जाएगा आर्म फोर्सेज में। ये एक बात हुई। दूसरी, तो इस धंधे से इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का, यानी ये जो देशों को खत्म करने का काम कर रही है, जो भी कोवर्ट एजेंसीज हैं किसी और देशों की है, या उन्होंने कोई और ऑर्गेनाइजेशंस खोल के रखी हैं फ्रंट बना करके, और पीछे कोई और इंटेलिजेंस एजेंसीज है कई देशों की या किसी देश की, तो उनका आर्थिक मुनाफा भी हो जाता है और वही पैसा जो है वो खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और वो ये टेरर ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी वो 3 चीजें वापरते हैं। तीसरी चीज, वहां के पॉलिटिशियंस, यानी भारत के पॉलिटिशियंस या जिस भी देश को तबाह करना हो उसके पॉलिटिशियंस, पी फॉर पावर, पी फॉर पॉलिटिशियंस। सत्ता में रहते हुए जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सत्ता में हैं, या उन्हें यूज करेंगे या फिर विरोधी पक्ष में जो बैठे हैं वहां की केंद्र की सरकार में, चाहे वो किसी राज्य में सत्ता में क्यों नहीं हो। अभी आपको एक उदाहरण दे देते हैं कि लखीमपुर खेरी में जो हादसा हुआ वो प्री प्लान था। जो कथाकथित किसान वहां बैठे थे, काले झंडे लेकर के तैयार थे, जैसे किसी मंत्री के बेटे का वहां से कॉन्वॉय गुजरा, उसके पीछे ये लोग काले झंडे और हथियार लेकर के भागे और आगे इन्हीं के लोग खड़े थे। अब वो कॉन्वॉय रोक करके अपनी जान कुर्बान कर दे, या तो अपनी जान बचाने के लिए अपने गाड़ियों की स्पीड बढ़ाए। वो कॉन्वॉय ने स्पीड बढ़ा दी, आगे जो लोग थे वो हटे नहीं और उनके ऊपर से गाड़ियां चली गई, वो लोग मर गए। उसके बावजूद जो कुछ गाड़ियां रुक पाई वहां पर, उसमें से तो लोगों को इन्होंने घसीट घसीट के उतारा। ये कथाकथित किसान नहीं, आतंकवादी है। और उसके बाद उसी मंत्री के, केंद्रीय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री केंद्र के, उनके बेटे को योगी सरकार ने पूरी तफ्तीश करके, जांच करके, और उसमें जो भी उन्होंने दोष पाया होगा उस वजह से उन्हें न्यायालय के सामने हाजिर कर दिया। यानी ये लोग कुछ इस तरह का ट्रैप रचते हैं कि कोई भी पार्टी सत्ता में हो, वो मंत्री हो, मंत्री का बेटा हो, कोई भी हो, उसको तो मेंटली जो वो कर ही देना है, डिमोरलाइज, और वहां की जनता को भी डिमोरलाइज कर देना है, ताकि जो वहां की राष्ट्रीयत्व की बात करने वाली पार्टी हो या राष्ट्रीयत्व की बात करने वाला नेता हो, उसे डिमोरलाइज करने के बाद में वहां के पूरे माहौल ठप। यानी राष्ट्रीयत्व का जो माहौल है वो आगे नहीं जाना चाहिए, वो मेंटेलिटी आगे नहीं जानी। इस तरह का इनका पूरा एजेंडा रहता है। दूसरा, इसी चक्कर में महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियां सत्ता में हैं वो आंसू बहा रही है लखीमपुर खेरी के नाम से। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में बंद भी करवाना चाहिए, वो वहां नहीं करवा रहे। जहां सत्ता में है वहां के शासन और प्रशासन और वहां के पुलिस का दुरुपयोग करके वहां पर वो बंद करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ यही पार्टियां 7 अक्टूबर को, अभी 2-3 दिन पहले, दिवाली भी मना रहे थे। इन्होंने पूरे जो वहां का प्रशासन है उन्हें डियरनेस अलाउंस बढ़ा करके दे दिया। 11% बढ़ाया, 17% था, 28% कर दिया। और किस चीज का पैसा दे रहे हैं? उग्राणी करने का। वहां वही धंधा चलता है। सरकारी जो शासन का, जो वहां के सरकार का जो स्टाफ है, जो अधिकारी है, उनका मिसयूज हो रहा है, उनका दुरुपयोग हो रहा है, और ये सभी जानते हैं। ये खुली बात है महाराष्ट्र में। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की दोहरी राजनीति, और वहां के कोई मंत्री हैं जिनका नाम है नवाब मलिक, वो बाहर आ गए और कहते हैं कि वो 23 साल के बच्चे को पकड़ा है, शाहरुख खान के बेटे को। अब कौन से
ड्रग्स के केस में पकड़ा है भाई। आप कह रहे हो कि रेड ही नहीं हुई, रेड झूठी थी, फिर कहते हैं कि वो रेड में ये 2-3 बाहर के लोग थे, इनको आपने छोड़ दिया। फिर जब एनसीबी ने उन्हें बताया कि 6 लोगों को छोड़ा गया है, तफ्तीश करके जांच करने के बाद कि इनका कोई रोल नहीं है, उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ अभी आपने 6 लोगों को छोड़ दिया। तो भाई 20 से 21 लोग अंदर हुए उस मामले में। वो कहते हैं कि 1300 कुछ लोग थे उस क्रूज शिप में, उस पार्टी के अंदर, उस क्रूज के ऊपर। उसमें से आपने शाहरुख खान के बेटे को ही टारगेट किया है। अब एजेंसी को थोड़ी ना पता था वहां शाहरुख खान का बेटा आ रहा है। और भी 2-3 बॉलीवुड के लोगों के बच्चे पकड़े गए उसके अंदर, उनका तो नाम नहीं ले रहे। जब नारायण राणे को बिना किसी नोटिस के अरेस्ट किया, केंद्रीय मंत्री को, तब तो इनकी ह्यूमन राइट्स की आवाज नहीं आई थी। ये सिर्फ जात और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। और ड्रग्स के मामले में इन्हें आने की क्या जरूरत है, इनका बेटा तो है नहीं। जब इनका जमाई अंदर था, वो गुस्सा अब ये यहाँ निकाल रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान के पीआर एजेंसी काम कर रही है। शाहरुख खान के संबंध आप देख लीजिए इंटरनेट पर टोनी असाई से। टोनी असाई कौन है? कश्मीरी बताते हैं खुद को, भारत में पढ़ाई की है, लंदन में बैठे हैं, बड़े आर्किटेक्ट बन गए। और ये मीडिया द्वारा और काफी सारे विश्वसनीय सोर्सेज द्वारा, सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिल रही कि शाहरुख खान ने जो प्रॉपर्टी दुबई वगैरह में बनाई है, बंगले हैं, घर हैं उनके, वो सभी डिजाइन टोनी असाई ने की है। अब ये टोनी असाई आईएसआई के साथ जुड़े हुए हैं, वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, वो कई सारे एंटी इंडिया एक्टिविटीज में है। उनके ट्विटर अकाउंट आप देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल से वो सब वही करते हैं। और अब शाहरुख खान थोड़ा सा खुद को संभाल रहे हैं इस चीज से, वरना वो कहीं लफड़े में नहीं आ जाए। हालांकि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के रेडार के अंडर काफी समय से रहे हैं, ऐसा हमें सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है। शायद उन्हें भी मालूम होगा कि उनकी हर एक्टिविटी वॉच हो रही है। तो इस तरह के ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो शक्तियां हैं, जो ताकतें हैं, ये किस तरह से भारत और भारत जैसे दूसरे देशों में और राष्ट्रों में इंटरफियर कर रही है। यही कांग्रेस अगर सत्ता में होती, कुछ नहीं होता, कोई आवाज करता नहीं। राजस्थान के अंदर 8 लोग मारे गए, 8 किसान, उनकी हत्या कर दी गई। आवाज किया कांग्रेस ने? छू तक आवाज आई नहीं। इनकी सत्ता है ना वहां पर, इनकी सरकार है। 7 तारीख क्या एक वीडियो वायरल चल रहा है जहां पर एक दलित युवा को काट के मार दिया गया, 8 से 10 लोगों ने पकड़ के। सोशल मीडिया पर वो वायरल चल रहा है, हम नहीं दिखा सकते, वो यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ। लेकिन कहने का हमारा मतलब ये है कि उसे मारने के बाद उसके शव को, उसके डेड बॉडी को उसके घर के बाहर फेंक करके आए। और जब उस युवक के घर के लोग जब पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे, 3 दिन के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके ऊपर प्रियंका गांधी की आवाज नहीं निकलती, बोलती बंद, जीवान अंदर चली जाती है पेट के अंदर। राहुल गांधी आवाज ही नहीं है, शरद पवार आवाज ही नहीं है। वो महाराष्ट्र के कोई गृह मंत्री बने, दिलीप वळसे पाटिल, वो भी कुछ बयान दे रहे थे। ये राष्ट्रवादी पार्टी वाले, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाले काफी सारे बयान दे रहे थे। जलियांवाला बाग हो गया वहां पर। तो आपके राजस्थान में क्या हुआ है? उससे बदतर हालात है। राजस्थान में, पंजाब में गैंगरेप हो रहे हैं हर हफ्ते, उसकी कोई खबर नहीं। मीडिया भी बिका हुआ है, सोशल मीडिया पे सब आ रहा है। तो इस तरह के हालात हैं। ये कहीं अब तो लोगों को ये डाउट आने लगा है, ये जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सूत्र, ये तो इन्हें ये कह रहे हैं कि 99.99% हमें डाउट क्या, लगभग कंफर्म जैसी बात है कि भारत का जो ब्रिटेन्स मीडिया है वो पूरा का पूरा बिका हुआ है इन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को। ये लोग दीपिका पादुकोण के साथ खड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। लेकिन जब किसी भारतीय जनता पार्टी वाले की हत्या कर दी जाएगी तो आधा 1 घंटा 2-4 बार खबर दिखाएंगे, उसके बाद। लेकिन ये जो शाहरुख खान के बेटे को जो पकड़ा गया, दिन भर वही जानकारी दे रहे हैं, दिन भर वही। अरे आर्यन खान है, एक सुनील शेट्टी आए थे, कहते हैं छोटा सा तो बच्चा है 23 साल का, 800-900 करोड़ की संपत्ति उसके नाम पे करते समय बच्चा नहीं था। आज ड्रग्स में पकड़ा गया तो बच्चा हो गया, वापिस उसे और छोटा करके वापिस भेज दीजिए जहां से आया था। ऐसे नवाबूल लोग हैं बॉलीवुड के अंदर। इस पूरे बॉलीवुड को 90% लोग इसके अंदर भ्रष्ट और भारत विरोधी हैं, भारत विरोधी ताकतों को सपोर्ट करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किसी की आवाज नहीं निकली, दिशा सल्यान के मामले में किसी की आवाज नहीं निकली, श्रीदेवी का दुबई में मर्डर हुआ, किसी की आवाज नहीं निकली। लेकिन ये बच्चा है, ऐसे बच्चे
इस दुनिया में भगवान किसी को नहीं दे, ऊपर वाला किसी को नहीं दे, ये हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। और ये जिस तरह के लोग बॉलीवुड में हैं, इस तरह के लोग धारावी तक में पैदा नहीं हो, क्योंकि धारावी भी बर्बाद हो जाएगी। धारावी ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी एरिया है। तो फिर भी काफी अच्छा है, ये लोग उससे गए गुजरे हैं। बॉलीवुड के 90% लोग ये सिर्फ चरस गांजा पीते हैं, नशेड़ी चरसेड़ी हैं सब। ये सब बातें आहिस्ते आहिस्ते बाहर आ रही है। कौन चलता है वहां, आपको तो मालूम होगा कौन का केस बाहर आया, उसके सपोर्ट में बॉलीवुड वाले। हर गलत चीज, हर देश विरोधी चीज के सपोर्ट में कौन खड़ा होता है उनके समर्थन में? ये बॉलीवुड है, ये सुनील शेट्टी, ये दीपिका पादुकोण, ये शाहरुख खान। लोग काफी सारे जागरूक हो चुके हैं, सावधान हो चुके हैं। बाकी बचे हुए लोगों से भी निवेदन है कि इस बॉलीवुड से आप संभल के रहिए। इनकी ओटीटी के ऊपर जो मूवीज रिलीज हो रही है वो भी मत देखिए, इनकी गाने तक सुनने की जरूरत नहीं है। पहले जो गाने आते थे 80s 90s तक वो ठीक थे, उसके बाद पूरा बर्बाद हो चुका है, देश को बर्बाद करने के तुले हैं। इन्हें लगता है कि हमारे बाबा जी की जागीर है भारत, इस तरह की कोई बात नहीं है। भारत अभी भी लोकतंत्र है, और ये जो पॉलिटिक्स, ड्रग्स और टेरर का जो ये सिंडिकेट है, इसके पीछे हमारे देश की, भारत देश की सरकार पड़ी हुई है। और कई सारे देशों की सरकारें इस चीज को समझ करके वो भी भारत की सरकार के साथ मिलकर के ये पूरे नेक्सस के पीछे पड़े हुए। आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस बारे में जागृत रहें। एनसीबी ने जिस तरह से 300 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए एक साल में, और कई सारे फॉरेनर्स को भी पकड़ा है, उसमें तो उस नवाब मलिक की आवाज नहीं निकली, क्यों तक आवाज नहीं आई? ये शाहरुख खान के बेटे के लिए, क्योंकि वो मुसलमान है, इसीलिए बाहर आया ये कीड़ा बिल से। इसे वापस भेज देना चाहिए बिल में। मंत्री है, मंत्री की तरह काम कीजिए आप। आपका काम नहीं है बाकी राजनीति करना। आपने शपथ ली, आप 24 घंटा मंत्री हैं, 24/7। जब तक कुर्सी पर है तब तक मंत्री है। ये बेफजूल की ये सब नहीं चलेगी। ये जनता ने इन्हें सिखाना चाहिए, क्योंकि इनका उत्तरदायित्व है, इनकी अकाउंटेबिलिटी जनता को है। जनता इनकी मालिक है, देश की मालिक है, महाराष्ट्र की मालिक है। ये पूरी हकीकत हमें वीडियो बना करके आपके सामने रखनी पड़ी, ताकि आप सभी लोग पूरी हकीकत समझ सकें कि पूरे देश में क्या चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में जो तो है वो तो है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो सिर्फ 20% है। 80% बातें आपसे छुपाई जाती है। ये इसीलिए हमें वीडियो बना करके आपके सामने पूरी हकीकतें रखनी पड़ती हैं। खैर, ये जो भी हमने आपको जानकारी दी इस वीडियो के द्वारा, आप सभी लोगों को कैसी लगी ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताएं। और आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपके सभी दोस्त मित्र, परिवार, रिश्तेदार, आपके सहकारी, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, और आपके प्रोफेशन में यानी आपका जो कामकाज है वहां पर जो आपकी सहकारी है, वो सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि भारत के हर इंसान तक ये सही सही जानकारी सीधे सीधे प्राप्त हो सके, और वो जान करके समझ सके कि उनके साथ किस तरह से धोखा किया जा रहा है और किस तरह से उन्हें गुमराह किया जा रहा है। और इस गलत लोगों से वो बच करके सही लोगों को मतदान करके चुन के सही लोगों को कुर्सी पे बिठा सके। ये हमारे भारत के हर नागरिक का ये देश के प्रति कर्तव्य है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।